जय हिंद दोस्तों आपने जैसा कि थंबनेल पर देखा है, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जैव विकास और जैव विकास के बारे में पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी सिद्धांत वगैरह है, इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरीज वगैरह है और किन किन वैज्ञानिकों के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई है, पूरा डिटेल में हम यहाँ पर देखेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो ये है, लेमार्कवाद है, डार्विनवाद है और उत्परिवर्तनवाद है। इनको तीनों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जितना सिंपल तरीके से हो सके उतना सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा विथ डायग्राम की सहायता से। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि अपनी पेन कॉपी आपके साथ में रख लेना है और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लगता है, जो लिखने लायक लगता है, उसको लिख लेना है और जितना ज्यादा हो सके इस तरीके से डायग्रामेटिकली अपनी भी पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से और सरल तरीके से वो चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आते हैं और जैव विकास के बारे में पढ़ते हैं पूरा। तो सबसे पहले आप देख लो कि जैव विकास होता क्या है। ठीक है, अब जैव विकास के अंदर क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो जैव विकास के अंदर सिंपली मैं आपको सरल लैंग्वेज में बोलूं तो जीवों की उत्पत्ति और उनका विकास संबंधी सारा अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि मानव का विकास किस तरीके से हुआ, कपी से मानव किस तरीके से बना। ठीक है, लेकिन कपी का भी विकास किस तरीके से हुआ, ये इस तरीके से जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है वैसे ही पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले पृथ्वी पर सबसे पहले जीव बना तो कौन सा जीव बना और कहां से बना है। ठीक है, तो सबसे पहले जीव का जो प्रारंभ हुआ वो जल से हुआ है और जल से किस तरीके से हुआ है वो पूरा हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, मान लो पीएससी हो या फिर एमपी पुलिस हो या पटवारी हो, एमपीएसआई हो, यूपीएसआई हो, किसी भी स्टेट की टीसीएस की एग्जाम की तैयारी करते हो या फिर पटवारी की तैयारी करते हो और ग्रुप डी की तैयारी आप कर रहे हो तो आपको ये जैव विकास पढ़ना ही पड़ेगा 101%। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भी ज्यादा बनती है, इसलिए इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से देखें, ध्यान से बस देखना है, समझना है, रटना नहीं है कुछ भी। ठीक है, हर चीज यहाँ पे समझ में आएगी। तो देखें यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लें जैव विकास मतलब जैव विकास की थ्योरी, इसका जो डेफिनेशन साइंटिस्ट ने दी है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है अपने अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन साइंस में जो हम डेफिनेशन परिभाषा इसकी पढ़ते हैं वो परिभाषा क्या है सबसे पहले स्क्रीन पर वो देख लें। ठीक है, तो देखें यहाँ पर स्क्रीन पर और इसकी जो परिभाषा की है ये देख लें कि पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाई जाने वाले सरल प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ है। ठीक है, तो ये है इसका डेफिनेशन या फिर परिभाषा किसकी, जैव विकास की। तो ये जो परिभाषा आपने देखी है और ये समझी है, पढ़ी है, तो ये परिभाषा आपको क्या कहती है सबसे पहले ये देख लें क्या कहती है। ठीक है, और आपको इसको पढ़कर क्या समझ में आया। तो दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में हम यदि बात करें तो जीवों का जो विकास है वो किस तरीके से हुआ, तो सबसे पहले जो सबसे सरल जीव है वही उन्हीं जीवों से आज का वर्तमान का जो जटिल जीव है वो बने हैं। ठीक है, और वो सरल जीवों से जटिल जीव कैसे बने हैं, तो ये पारिस्थितिकी और वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं टाइम से, उन्हीं परिवर्तनों के कारण उन जीवों का भी विकास होता गया और सरल जीव से जटिल जीव का निर्माण हुआ। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर चीज को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति। जीवन की जो उत्पत्ति हुई है, किसी भी जीव की जो उत्पत्ति हुई है, ठीक है, वो कहाँ से हुई है, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है, ज्योग्राफी में पढ़ा है कि पृथ्वी जो है ये करोड़ों वर्ष पहले एक आग का गोला था। ठीक है, एक क्या था, आग का गोला है, जैसे आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद में धीरे धीरे वो पृथ्वी ठंडी हुई, आग का गोला ठंडा हुआ तो पूरी जो पृथ्वी है उस पर पूरा जल ही जल हो गया, मतलब पूरी पृथ्वी जल से ढक गई। ठीक है, इस तरीके से पूरा पृथ्वी पर क्या था, सतह पर क्या था, जल था। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे जो डायग्राम आपको दिखा है ये है, यहाँ पर पूरा क्या है, जल है, मतलब पानी है। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर क्या है, पानी है। और इस कंडीशन में यहाँ पर अभी कोई भी जीव जंतु नहीं है। ठीक है,
आग के गोले से पूरा कन्वर्ट हुआ पानी में और अभी कोई जीव जंतु नहीं है। और अब जब पानी पूरा ये बना और स्थल बनेगा, ठीक है, पानी तो है लेकिन स्थल अभी नहीं है, खाली जमीन नहीं, पूरी जमीन पे क्या है, पानी है। तो यहाँ पर अभी कोई भी जीव नहीं है, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं और आकाशीय घटनाओं के कारण, बिजली के चमकने के कारण पृथ्वी पर बड़े बड़े सागर बने, समुद्र बने। तो थर्ड वाले जो डायग्राम है इसमें ये देखें, इसमें जो पूरे पृथ्वी पर पानी था वो पानी अलग अलग हो गया, ठीक है। बिजली के चमकने की वजह से या मौसमी घटनाओं की वजह से अलग अलग जो पानी है वो डिवाइड हो गया और स्थल निकल आया, मतलब जमीन दिखने लगी, ठीक। जब जमीन दिखने लगी वहां पर तो हुआ क्या, वहां पर छोटे मोटे जो बारीक बारीक पेड़ पौधों के रूप में वनस्पतियों का विकास हुआ, ठीक है, जिससे जो धीरे धीरे बड़े होते गए और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। किसका? ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। और किसी भी जीव के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विदाउट ऑक्सीजन कभी भी जीवन संभव नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जैसे स्थल खुला, पेड़ पौधे बने, ठीक है, और वहां पर ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। तो जब ऑक्सीजन का निर्माण हुआ तो उसमें ये जो जल है, इस जल के अंदर जीवों का, छोटे छोटे बारीक बारीक जीवों का विकास होना, बनना प्रारंभ हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो जीवों का बनना किस तरीके से प्रारंभ हुआ, ठीक। तो यहाँ पर ये मान लिया कि एक समुद्र है या फिर सागर है, यहाँ पे प्रशांत महासागर मान लेते हैं इसको, ठीक है। प्रशांत महासागर जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर मान लो ये एग्जाम्पल के रूप में लिया कि ये प्रशांत महासागर है जो पूरी तरीके से इसमें जल है और इस जल में सबसे पहले जीव का जो विकास हुआ प्रशांत महासागर में नहीं हुआ, केवल एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जल में विकास कैसे हुआ जीवों का और बड़े बड़े जीव किस तरीके से बने और उसके बाद में जो कपि बने और मानव बने और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु बने, उनका विकास किस तरीके से हुआ। तो यहाँ पर ये जल है, यहाँ पर सबसे पहले इस जल में क्या है कि पौधों की वजह से यहाँ पर मिला ऑक्सीजन O2, ठीक है, O2 मिला, O2। उसके बाद में अलग अलग गैसें बनी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी बनी, उसके बाद नाइट्रोजन गैस बनी। अब इन तीनों के मिश्रण की वजह से पानी के अंदर छोटे छोटे कीट के रूप में जीवों का विकास प्रारंभ हुआ, ठीक है। अब प्रारंभ हुआ तो सबसे पहला जो जीव बना वो एकदम बारीक बारीक कण के रूप में बने, ठीक है, बारीक बारीक कण के रूप में बने। तो इस तरीके से बारीक कण के रूप में बने। फिर थोड़ा सा आगे टाइम जैसे बीतता गया वैसे वैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ ये, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद और बड़ा हुआ ये, इस तरीके से जैसे आप डायग्राम में यहाँ पर देख रहे हो। और उसके बाद में फिर यहाँ पर ये बड़ा हुआ, आकार इनका बढ़ता गया जैसे जैसे ऑक्सीजन वगैरह इनका मिलता गया और इनका जो आकार है, विकास है, वो होता गया, ठीक। अब यहाँ से इधर देखें तो थोड़ा सा और बड़ा हुआ और यहाँ पर इनके जो अन्य अंग है, अवशेषी अंग है, वो निकलते गए, उनका भी विकास हुआ। अवशेषी अंग कौन कौन से ले सकते हैं हम? जैसे कोई भी ऊपर के, मान लो कोई भी जानवर है तो उसके ऊपर के जो बाल हैं, ठीक है, या फिर किसी भी व्यक्ति के या किसी भी मनुष्य के जो ऊपरी जो सिर के बाल हैं, इस तरीके के जो बाल हैं, इस तरीके से बालों का इनका विकास हुआ। उसके बाद में उन्हीं रोम की वजह से वो चलना प्रारंभ हुए, ठीक है, बारीक बारीक रोम टाइप से हैं, तो उनकी वजह से वो चलना प्रारंभ हुए, गमन करना प्रारंभ किया उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो इस तरीके से ये इनका विकास हुआ और फिर इससे बड़े जीवों में ये कन्वर्ट होने लगे और हाइड्रा के रूप में बने ये, ठीक है। तो इस तरीके के जो जीव है ये बाद में जाके अलग अलग जीवों में बट गए और बड़े बड़े जीवों का रूप धारण किया और फिर जो आज के जटिल जीव है वो बने या फिर उस रूप में उनका विकास हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जीवों का विकास हुआ। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कहाँ शब्द है, इसको थोड़ा याद रखना है कि कहाँ से हुई। तो सबसे पहले लिखना है अपने को जल से या फिर जल में, ठीक है, जल से या फिर जल में। अब जल में जो सबसे पहला जीव बना वो कैसा था,
ठीक है। तो सबसे पहला कोई भी जीव बनता है तो वो एक कोशिकीय जीव ही बनता है, ठीक है, एक कोशिकीय जीव। तो यहाँ पर जो जल में सबसे पहला जीव बना वो एक कोशिकीय जीव बना, एक कोशिकीय जीव बना, ठीक है। तो इतना क्लियर है कि जल में जीवन का विकास हुआ, जीवों का विकास प्रारंभ हुआ और सबसे पहला जीव बना वो एक कोशिकीय बना। अब एक कोशिकीय जीव तो बना, लेकिन ये जो जीव है ये स्वपोषी था, स्वपोषी, ठीक है। स्वपोषी का मतलब ये है कि ये जो जीव है ये अपना भोजन खुद बना सकते थे, मतलब खुद क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। कहीं और किसी पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं थी। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है जो पूरे विश्व का संसार का सबसे सरलतम जीव माना जाता है, वो माना जाता है साइनोबैक्टीरिया को, ठीक है। सबसे सरलतम जीव या जीवधारियों का समूह है वो किसे माना जाता है, साइनोबैक्टीरिया को। तो इस तरीके से सबसे पहला जीव मान सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया को याद रखना है, सबसे सरलतम जीवधारियों का समूह है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अब साइनोबैक्टीरिया जो है इसके और भी एक दो नाम है, ठीक है, जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और वो कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं नील हरित शैवाल भी बोलते हैं, ठीक है, नील हरित शैवाल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इस तरीके से इसके तीन नाम है, तीनों नाम को याद रखना है और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले जितने भी एग्जाम है उनमें इनसे जुड़े हुए फैक्ट आना ही आना है 100%, ठीक है। इसलिए इसको सही तरीके से नोट डाउन कर लेना, सही तरीके से समझ लेना इसको। और इसके जो अगले नाम है, दो नाम है, वो भी लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ठीक है, शैवाल ये है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये, और इंग्लिश में जो इसका नाम है वो भी लिख देता हूं यहाँ पे, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे तीनों नाम इसको याद रखना है। और ये है जीवों के विकास का प्रारंभ और सबसे पहला जीव बना वो कौन सा बना, उसके बाद वो कैसा था, स्वपोषी था, ठीक है। और ये जो जीव कौन सा है या वर्तमान में किस नाम से इसको जानते हैं, तो यहाँ पर ये साइनोबैक्टीरिया के रूप में इसको जानते हैं, जिसे हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और साइनोबैक्टीरिया के बारे में एक कंप्लीट वीडियो आपको इसी चैनल पर स्टडीराज 25 पर मिलेगा, जो कि काफी लोगों ने देखा है, काफी लोगों ने पसंद भी किया है। तो उम्मीद है कि आप भी उसको एक बार जाकर देखें और समझें, उसको पूरा समझने की कोशिश करें कि ये वास्तव में है क्या साइनोबैक्टीरिया। अभी फिलहाल में इस क्लास में हम जैव विकास के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए जैव विकास के बारे में पूरा देखेंगे, साइनोबैक्टीरिया के बारे में पूरा डिटेल नहीं जाएंगे, उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, ठीक। तो आप जाएं और देखें। अब ये हुआ, तो ये जल से इनका विकास हुआ। अब थोड़ा सा एक बात और ध्यान देने से कि किसी भी ग्रह पर, ठीक है, ध्यान से सुनना है, किसी भी ग्रह पर यदि कोई वैज्ञानिक जीवन की खोज करता है या करते हैं तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वहां पर देखी जाती है वो है जल। यदि जल है तो जीवन है, नॉर्मली ये कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ये वास्तविक है, जल है तो जीवन है। जिस भी ग्रह पर यदि जल है तो वहां पर जीवन संभव है, यदि जल नहीं है तो वहां पर जीवन संभव नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इनका जो विकास है। और उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, अलग अलग जो वैज्ञानिक अब आए, ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरी दी, अपने अपने सिद्धांत दिए, लेकिन वो सही तरीके से प्रमाणित नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको वैज्ञानिक आधार प्रदान नहीं किया गया, मतलब उनको मान्यता नहीं मिली, ठीक है, जिसकी वजह से उनका नाम आज बुक में नहीं है। और जिनको मान्यता मिली है उनका नाम आज बुक में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट है या वैज्ञानिक है जिन्होंने सिद्धांत दिया जैव विकास के ऊपर, अपनी थ्योरी दी और उनको मान्यता मिली, तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नाम आता है वो ये आता है लेमार्क, ठीक है, जिन्होंने जो सिद्धांत दिया जैव विकास के ऊपर उसे लेमार्क वाद कहते हैं, राइट। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है डार्विन, तो डार्विन वाद कहते हैं। उसके बाद में एक उत्परिवर्तनवाद का जो नियम है
वो दिया है। ठीक, तो इस तरीके से इन तीनों को बहुत डिटेल में जानेंगे और फिर यहाँ पर देखेंगे। तब तक आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में फिर इसको मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम समझेंगे इनके सिद्धांत, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत है कौन कौन से है, वो 3 है यहाँ पर, और इन तीनों को हमको देखना है। ठीक है, अब तीनों बहुत ही सिंपल है, बहुत सही तरीके से एक स्टोरी के रूप में हम यहाँ पर तीनों को समझेंगे ताकि हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझ पाए। तो यहाँ पर 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं, किसने किसने दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके सबसे पहला सिद्धांत थ्योरी है वो है लेमार्कवाद है। ठीक है, उसके बाद में डार्विनवाद है और उसके बाद में उत्परिवर्तनवाद। ये तीनों के बारे में कई बार क्वेश्चन आते हैं और एमपीपीएससी में से बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और पटवारी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, इनको सही तरीके से सीखना है और पढ़ना है। अब यहाँ पर इन तीनों को पढ़ने से पहले एक सिद्धांत देखते हैं हम, ओपेरिन का सिद्धांत। इसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसको हम छोड़ नहीं सकते, इसको भी पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसको जो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, तो उसी टाइप से यहाँ पर उसी आधार पर ये सिद्धांत पूरा दिया गया है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ओपेरिन ने अपना सिद्धांत किस तरीके से दिया है, क्या क्या बोला है, वो देखना सबसे पहले। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की, किसी भी जीव की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है, कहाँ पर हुई है, तो जल में हुई है। किसी भी जीव की उत्पत्ति कहाँ पर, जल में हुई है। राइट, तो ये है। अब इसके बाद में फिर इन्होंने आगे क्या बोला है कि जल होता है, उस जल के अंदर क्या होता है, तो रसायन उसमें होता है, केमिकल होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के केमिकल होते हैं और उन्हीं केमिकल से ही एक जीव बनता है, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, अब इन्होंने ये भी बताया है कि उसके अंदर कौन कौन से केमिकल उपस्थित रहते हैं जल में या समुद्र में, सागर में, जहां पर भी जल है। तो जो केमिकल है, तो इनका जो सिद्धांत जाना जाता है वो केमिकल के आधार पर इन्होंने सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि ओपेरिन ने अपना सिद्धांत किस आधार पर दिया था, तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा केमिकल या फिर और कुछ अलग 3-4 ऑप्शन अलग रहेंगे, उसमें केमिकल भी रहेगा, रसायन रहेगा हिंदी में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लगाना है रसायन पे या फिर केमिकल पे, इंग्लिश में केमिकल और हिंदी में रसायन। अब उसने ये केमिकल के अंदर क्या क्या चीजें बताई है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया कि जल के अंदर कार्बन भी होती है। ठीक है, कार्बन होती है, उसके बाद हाइड्रोजन गैस भी होती है, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी होती है, पानी में घुली हुई रहती है ऑक्सीजन। मान लो अंदर पानी के अंदर या पानी में घुली हुई ऑक्सीजन नहीं है, तो समुद्र के अंदर या तालाब के अंदर या कुएं के अंदर कभी भी कोई भी जीव, जलीय जीव नहीं रहेगा, वो जलीय जीव मर जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जल में ऑक्सीजन होती है और फिर इसमें नाइट्रोजन भी अवेलेबल होती है। ठीक, अब जब ये चारों मिलते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, ये सभी केमिकल, तो होता क्या है, एक प्रकार का एक जो पदार्थ बनता है जिसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट बनता है और कार्बोहाइड्रेट के साथ में इन्हीं से प्रोटीन बनता है और उसी के बाद में ये वसा बनता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा किनके माध्यम से, किनके द्वारा बनता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के द्वारा ये बनता है। राइट, अब इसके बाद में अब ये जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जब बना, तो इनके बनने के बाद में इन्हीं से 2 चीजें और बनती है। ठीक है, और 2 चीजें कौन कौन सी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए, तो इस तरीके से यहाँ पे जो आरएनए है उसका फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर से देख लो, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है। जब ब्लड मैंने पूरा पढ़ाया था तो उसमें पूरा बहुत डिटेल में डीएनए, आरएनए वगैरह डिस्कस किया है, तो उसको जाके देख सकते हैं वहां पर। ठीक है, ब्लड वाले वीडियो को जो आप खोलोगे, ओपन करोगे, तो उसमें सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगी। ठीक है, अब ये तो आरएनए का फुल फॉर्म हुआ, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसका जो डीएनए है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये डीएनए, आरएनए बना। और जब डीएनए, आरएनए बनता है तो किसी भी जीव का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। आपको पता होगा कई बार यदि किसी की पहचान करना है कि ये जो व्यक्ति है ये किस कुल का है, किस वंश का है, मान लो कोई बच्चा भी घूम जाता है तो
उनके जो माता पिता की खोज करते हैं वो डीएनए के आधार पर कर लेते हैं, ठीक है, ये किसका डीएनए है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इन्होंने सिद्धांत पूरा दिया, ठीक। तो ओपेरिन का सिद्धांत यहाँ पर कंप्लीट हुआ और इनका मेन आधार क्या है, रसायन, ठीक है। और रसायन कौन कौन से है ये भी पूछ सकते हैं यहाँ पर, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, राइट। अब इसके बाद में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जहां से आते हैं उनको लेते हैं लेमार्कवाद, ठीक है, और उसके बाद में आएगा डार्विनवाद। तो सबसे पहले इसको ये जो लाइन लिखी है, एक सीरीज लिखी, इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम समझते हैं लेमार्कवाद, ठीक है। अब लेमार्क ने जो सिद्धांत दिया, जो थ्योरी दी, उसे हम क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लेमार्कवाद, ठीक है। अब लेमार्कवाद में यहाँ पर इसने क्या समझाया पूरा इस थ्योरी के अंदर और इन्होंने क्या कहा, ठीक है, जीवों के विकास को लेकर, तो उसके बारे में बात करें। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि ये जो लेमार्क हैं, ठीक है, लेमार्क कौन थे, कहाँ के थे और क्या करते थे, ठीक है, थोड़ा सा ये देख लें। तो लेमार्क की बात करें तो ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, मतलब कहाँ के थे, ये फ्रांस के थे, और फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवों के ऊपर पूरा अध्ययन किया और जैव विकास को पूरा समझाया, मतलब एक सिद्धांत दिया, एक थ्योरी दी, ठीक है। अब फिर यहाँ पर ये बात करें कि इन्होंने जो ये थ्योरी दी थी, तो इनके द्वारा ये थ्योरी दी गई या सिद्धांत दिया गया, ये कब दिया गया, तो ये 1809 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। मतलब लेमार्कवाद जो सिद्धांत है ये किस टाइम दिया गया है, 1809 ईस्वी के टाइम में, ठीक। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर देखें, अब इन्होंने जो सिद्धांत दिया, थ्योरी दी, वो किसी न किसी बुक में लिखी होगी, ठीक है। तो जिस बुक में उसका उल्लेख किया गया है लेमार्कवाद का, वो बुक कौन सी है, उस बुक का नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वो बुक कौन सी है, उस बुक का नाम है फिलोसॉफिकल जूलॉजिक, फिलोसॉफिकल जूलॉजिक, ठीक है। ये बुक का नाम है, तो बुक का नाम जरूर याद रखना है, ये IMP है, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए, इसलिए यहाँ पर इसको हो सके तो अलग से लिख ले, लेमार्क और उसके आगे उसकी बुक, क्लियर है। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर देखें, ये जो लेमार्कवाद दिया लेमार्क के द्वारा, इस सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर वंश से जुड़ा हुआ है, मान लो एक वंश है, ठीक है, उसी के आधार पर उसका अगला वंश भी बनता है या विकास होता है, ठीक है। लेकिन इनके ये जो सिद्धांत है या लेमार्कवाद है या फिर उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत है, इसकी आलोचना भी कई साइंटिस्ट द्वारा की गई है। बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हुए जिन्होंने इनकी आलोचना भी की है, लेकिन उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले लेमार्कवाद को समझ लेते हैं क्योंकि हमारी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लेमार्क का देखा पूरा कंप्लीट। अब लेमार्क ने अपने सिद्धांत में क्या बात कही थी उसको थोड़ा सा देख ले, यहाँ पर तो क्या बोला था, ठीक है। तो देखें यहाँ पर डायग्राम भी देखना है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन जो आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो देख लें। क्या लिखा है कि किसी भी जीव का विकास उसके अंगों के कम या ज्यादा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी जीव का विकास उसके अंगों के कम या ज्यादा उपयोग पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी भी जीव का विकास, उसके शरीर का विकास किस पर निर्भर करता है, उसके जो अंग है वो जितना ज्यादा काम करेंगे, जितना ज्यादा उपयोग में आएंगे, उसके आधार पर वो उनका विकास होगा, उस जीव का विकास होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम में सबसे पहले देख लें। तो यहाँ पर जो जिराफ यहाँ पर दिख रहा है, ये सिंपल पहले एक लोमड़ी या फिर इस टाइप का था, ठीक है, जैसे लोमड़ी रहती है या फिर कोई भी भालू वगैरह रहता है, ठीक, इस टाइप से वो था, और झाड़ियां से अपना जो भोजन वगैरह ये लेता था, ठीक है। छोटे छोटे जो पेड़ पौधे रहते थे उनसे भोजन वगैरह करता था, पत्तियां खाता था। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे पेड़ कटने लगे, जंगल वगैरह कटने लगे, कम होने लगे, और जो छोटे मोटे जो झाड़ियां थी वो कट गई, तो अब बड़े बड़े पेड़ बचे हुए हैं, ठीक है। अब बड़े पेड़ बचे हैं तो अब इनको क्या करना पड़ेगा कि नीचे जो झाड़ियां थी वहां से आसानी से वो अपना भोजन कर लेते थे, पत्तियां वगैरह खा लेते थे। लेकिन अब पत्तियां ऊपर है, ठीक है, छोटी वाली झाड़ियां है नहीं, तो अपनी जो गर्दन है वो थोड़ी ऊपर करनी पड़ेगी और ऊपर गर्दन करके इन पत्तियों को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पेड़ ऊंचे होते गए,
मतलब पेड़, जो छोटे वाले पेड़ कटते गए और बड़े पेड़ रह गए, तो इस तरीके से उनको भोजन करने के लिए, पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाना पड़ा और बार बार पत्तियों को तोड़ने के लिए गर्दन को ऊपर खींचते रहे। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी जो गर्दन है इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुई ऊपर उठाने की, तो उनकी गर्दन क्या हुआ, लंबी होती गई और इसीलिए जो सबसे ज्यादा लंबी गर्दन है किसकी है, जिराफ की। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो डायग्राम है, ये पूरा इसी डायग्राम को देख के ही समझ सकते हैं और लेमार्क ने इसी आधार पर अपना जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया या फिर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर और भी दे सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, एक तो जिराफ का देख ले। ठीक है, जिराफ का जो आपने अभी देखा, जिराफ, और फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखें कि कोई लोहार है जो हमेशा लोहे को पीटता है या फिर हथौड़े का इस्तेमाल करता है, तो हाथों से हथौड़े को उठाता है, फिर मारता है, फिर बार बार दिन भर उसका प्रैक्टिस चलता रहता है। ठीक, उससे होता क्या है कि उसके जो हाथ है, उसके जो मांसपेशियां हैं बहुत मजबूत हो जाती है। ठीक, मजबूत हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो शरीर है वो थोड़ा सा तगड़ा रहता है और बाकी जो ये काम नहीं करते हैं उनका शरीर थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर वो भी ले सकते हैं। ठीक, और फिर धीरे धीरे अपन ये भी देखेंगे आगे कि जो गाय है, ठीक है, गाय है तो उनका विकास किस तरीके से हुआ है, उनकी जो पूंछ है उनका विकास किस तरीके से हुआ है। हर किसी के लिए पूंछ जरूरी नहीं है। ठीक है, मान लो जानवर है तो उनके लिए पूंछ होती है, लेकिन इंसान में ये नहीं है। ठीक, जबकि पहले इंसान में भी थी। मान लो कपी है तो कपी से मानव बना है, तो कपी में तो थी। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर एक एक चीज पूरा समझ सकते हैं और जिन अंगों का जो उपयोग है वो बहुत कम हो जाता है, जैसे जिन अंगों का उपयोग मानव में या फिर जानवर में नहीं होता है, वो अंग धीरे धीरे क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं या फिर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मली ले सकते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स ये पहले जानवर और मनुष्य दोनों में ही बहुत बड़ी थी और लंबी भी थी। ठीक है, अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स कहां पर होती, सबसे पहले ये देख ले, कई लोगों को पता नहीं होगा अपेंडिक्स कहां पर है, क्या होती है। ठीक है, तो मनुष्य की जो बड़ी आंत और छोटी आंत जहां पर मिलती है वहां पर जरा सा इस तरीके से एक नली टाइप से है। ठीक है, एक अंगुली के आकार की संरचना है इस टाइप से, वही क्या है, अपेंडिक्स है। और उसका पहले इस्तेमाल होता था। ठीक है, उसका इस्तेमाल किस रूप में होता था, तो आपको पता होगा कि जो वनस्पति या फिर वनस्पतिक जो सेल होता है, कोशिका होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ये पता है। जो अधिकतर कहीं मिलेगा आपको, जो हरे पत्तेदार सब्जियां वगैरह है या फिर जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, इनमें मिलता है। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था अपेंडिक्स का। ठीक है, इसका क्यों, क्योंकि सेल्यूलोज के पाचन के लिए अपेंडिक्स बहुत ज्यादा जरूरी होती है और जानवरों में आज भी है और मनुष्य में ये कम हो गई है। क्यों, क्योंकि पहले मनुष्य भी हरा भोजन वगैरह इस तरीके से करता था, जैसे कि कोई पत्तियां वगैरह है, इस तरीके से पहले करता था। क्योंकि आज के टाइम में जो भोजन बनता है और पहले के टाइम का जो भोजन है वो बहुत ही अलग है। ठीक है, आज के टाइम में तो उनको सेल्यूलोज को पहले ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, उबाल के या फिर धो के इस तरीके से, लेकिन जानवर है जैसी पत्तियां पेड़ पौधों पे लगी है वैसी ही खाते हैं, इसलिए उनमें आज भी अपेंडिक्स बड़ी है और काम करती है। और मनुष्य में सेल्यूलोज अब उतना ज्यादा नहीं जाता है बॉडी के अंदर, इसलिए अपेंडिक्स का काम उतना नहीं होता है, इसलिए ये एक आकार में, छोटे से आकार में रह गई है। ठीक है, और इसी में मान लो कोई भोजन चला जाता है और वो वहां पर जम जाता है और जमने की वजह से क्या होता है कि फिर पेट में दर्द होने लग जाता है बहुत ज्यादा वो तरीके से, और भयंकर तरीके से दर्द उठता है। तो तब क्या होता है, जब अपेंडिक्स में ये भोजन जाता है तो अपेंडिक्स का सिंपल जो इलाज है वो ये है कि इसको काट के शरीर से निकाल दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका इस्तेमाल ही नहीं, वो अभी बिना इस्तेमाल की ही शरीर के अंदर पड़ी रहती है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये अपेंडिक्स है, ये क्योंकि ये एक अंग है शरीर का, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो इसका विकास भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लेमार्क ने पूरा ये समझाया और लेमार्कवाद का सिद्धांत पूरा दिया। राइट, ये हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पर जो लेमार्कवाद है, इसकी आलोचना भी कई लोगों ने की, कई साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों द्वारा की गई आलोचना।
तो उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है वाइसमैन। तो वाइसमैन एक ऐसा साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत ज्यादा इनकी आलोचना करी और इनको गलत साबित करने की कोशिश करी। ठीक है, इन्होंने वाइसमैन ने क्या किया कि इनका जो लेमार्कवाद या फिर उपार्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत है इसको फेल किया। ठीक है, अब कैसे? इनके अनुसार ये है कि जो वंश आज इस पीढ़ी में है वो अगली पीढ़ी में भी जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इसका जेनेटिक्स वगैरह पढ़ा है। ठीक है, उसके आधार पर इन्होंने बात करी थी। लेकिन वाइसमैन ने इसमें क्या करा कि एक चूहे के ऊपर 21 बार प्रैक्टिकल किया, 21 बार साइंस। ठीक है, तो 21 बार प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल क्या किया कि चूहे की हर बार पूंछ काट दी गई। ठीक है, चूहे की पूंछ काटी और फिर देखा कि उसकी जो आने वाले जो बच्चे हैं चूहे के, उनकी तो पूंछ वैसी ही जैसे पहले थी, उनकी कटी भी नहीं है या फिर उनकी पूंछ छोटी भी नहीं है। ठीक, इस तरीके से 21 बार प्रैक्टिकल किया लेकिन इनको कोई डिफरेंस वहां पे देखने को नहीं मिला। तो तब जाकर इन्होंने बोला कि ये जो वंशागति का सिद्धांत है ये सही नहीं है और इसकी आलोचना की गई। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ लेमार्कवाद। लेमार्कवाद के बाद में फिर आगे बढ़ेंगे हम डार्विनवाद। ठीक है, उसके बाद आगे उत्परिवर्तनवाद आएगा। तो ये जो दो सिद्धांत बचे हुए हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे और आज यहाँ पर इतना ही है। यहाँ तक जितना भी हमने समझा है बहुत अच्छी तरीके से आपको एक बार और प्रैक्टिस कर लेना है, रिवीजन कर लेना है और नोट कर लेना है इसे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वीडियो यहाँ तक ही, इस क्लास का अंत यहाँ पे ही करते हैं। और लास्ट में यदि आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और अपनी तरफ से जितना हो सके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें ताकि हम आपके लिए एक से एक कंटेंट लेके आए और एक से एक थ्योरी को सही तरीके से बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।